नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, देश में एक और बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। इसकी चर्चा हम लंबे समय से सुनते आ रहे थे, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में इसको कैसे पास करवाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहले फुल मेजॉरिटी बीजेपी की हुआ करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत नहीं है, सहयोगियों का सहयोग मिला हुआ है। अब एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसे में कैसे ये पारित किया जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती वाला काम है। हालांकि कहा जा रहा है कि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनेगी। कमेटी विपक्षी दलों से बातचीत करेगी। दूसरा अल्टरनेटिव इनके पास ये है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको रखा जाएगा, यानी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होगी उसमें रखा जाएगा। उनकी क्या राय आती है उसके मुताबिक किया जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कि भाजपा का तर्क है, सरकार का तर्क है, अगर आपने समय बचाना है, पैसा बचाना है, रिसोर्स बचाने हैं, तो आपको वन टाइम वन नेशन वन इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। हालांकि 52 में, 57 में, 62 में, 1967 में भी एक साथ इलेक्शन हुआ करते थे। लेकिन 1970 में जब लोकसभा भंग हुई और कई गवर्नमेंट टॉपर्स की गई, उसके बाद वक्तन हर साल ही इलेक्शन होते हैं। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री प्रचार में बिजी रहते हैं, गृह मंत्री प्रचार में बिजी रहते हैं, रक्षा मंत्री या जितने भी मंत्री और बड़े नेता लोग हैं वो बिजी रहते हैं। लेकिन इस बार काबीना ने इस पर मुहर लगा दी है कि कहीं ना कहीं एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए, जिससे समय भी बचेगा और रिसोर्सेस भी बचेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वाई शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वाई शर्मा फॉर्मर चैम्बर प्रेसिडेंट भी हैं और साथ साथ जगदीप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट दिनेश चौहान नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और आए दिन हम देखते हैं कि कहीं दूसरे राज्यों में इलेक्शंस होते हैं तो सारा रिसोर्स, सारी जो एनर्जी है, प्रधानमंत्री हो या बाकी दीगर मंत्री वहां पर चले जाते हैं प्रचार में। यानी 5 साल के कार्यकाल में प्रचार में। चलिए, जगदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। जगदीप जी, आपका स्वागत है। जी जगदीप जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? जगदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जगदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जगदीप जी के पास हमारी आवाज नहीं जा रही है। लेकिन मैं पहले बता दूं आपको, एक ही समय में चरणबद्ध तरीके से चुनावों की चर्चा चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट भी था। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर तर्क देती रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वक्तन मैनिफेस्टोज में भी इसका जिक्र किया जाता रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, यानी एक राष्ट्र और एक चुनाव होने चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 1952 में भी ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन हुए थे, 1957 में भी ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन हुए थे, 1962 में भी वन नेशन वन इलेक्शन हुए थे, 1967 में भी हुए थे। लेकिन उसके बाद 1970 में जब लोकसभा भंग कर दी गई, उसकी वजह से ये परंपरा टूटी है। जगदीप जी, कैसे देखते हैं? कल कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, वन नेशन वन इलेक्शन को। अभी लोकसभा और राज्यसभा में इसको पारित करना है। आप कैसे देखते हैं बतौर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन? विनोद जी, आभार। देखिए, आज इस दौर में देश का लोकतंत्र दिखाई दे रहा है और जहां परिस्थितियां कुछ इतनी विकट बन चुकी हैं कि लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे में ईवीएम जैसे तंत्र पर इतने संगीन और इतने गंभीर आरोप एक मर्तबा फिर देश की सर्वोच्च अदालत में लेकर न केवल समूचा विपक्ष पहुंचा है, अपितु बहुत सारे ऐसे परिसंघ जो एनजीओ हैं या देश हित समाज हित में दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही हैं, और वो तमाम तथ्यों साक्ष्यों के साथ जब वो ये सारी चीजें रखेंगी सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसी परिस्थितियों में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वन नेशन नो इलेक्शन या वन नेशन वन पार्टी। तो इससे ज्यादा मुझे कुछ नजर नहीं आता। और अगर अब हम इसके बुनियादी ढांचे को भी देख ले विनोद जी, पहली तो बात जो एक बड़ी
कयास लगाया जाता है, अक्सर कहा जाता है कि देखिए इससे पैसा बचेगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप हजारों करोड़ रुपया एनपीए में डाल के देश के कुछ चुने हुए पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं, तो ये बात बेमानी लगती। दूसरी बात, आप जब खुद दर्जन से ज्यादा राज्यों की स्थिर सरकारों को अपनी सत्ता लोलुपता के हवाले कर तोड़ देते हैं और अभी भी तोड़ने पर आमादा है जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप कैसा ढांचा ऐसा सोच पा रहे हैं जहां पर इलेक्शन एक साथ होंगे? और जगदीप जी एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। दो सवाल मेरे से आपसे हैं। सबसे प्रेस्टिजियस इलेक्शन एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार के लिए जम्मू कश्मीर के थे। अगर ईवीएम से छेड़खानी हो जाती तो ये मेजॉरिटी ले लेते। झारखंड में अभी रिसेंटली भाजपा हारी है, ठीक है। दूसरा, अब जब गवर्नमेंट ओपन करने की बात करते हैं तो 90 से ज्यादा मरतबा तो आपने यानी कांग्रेस ने, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें ओपन की हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह क्या जवाब देंगे। विनोद जी, आपके दोनों सवाल बड़े सुलझते हुए हैं और अब जरा मैं चाहूंगा कि बराए मेहरबानी आप उत्तर अपने दर्शकों तक जाने जी। पहला सवाल, आपने कहा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, आप नहीं बोले। झारखंड में हुआ, आप नहीं बोले। बिल्कुल नहीं बोले, और उसके कारण मैं आप इसे पूछता हूँ, जम्मू कश्मीर जैसा प्रदेश जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां इतनी विकट है, वहां पर 0.4% का इजाफा इलेक्शन कमीशन दिखाता है, जबकि हरियाणा में और महाराष्ट्र में पहले दिन आप 58.2, 3 घंटों बाद 66.2 और इलेक्शन से ठीक पहले 66.5 यानी 6.8% की बढ़ोतरी आप दर्शाते हो। तो आप क्या चाहते हैं, विपक्ष मुंह पे पट्टी बांध ले, आपसे सवाल ना करें? लाखों वोट आपने जो है वो इलेक्शन होने के बाद बढ़ा दिए और स्थिति ये बना दी जब तो एक घोषणा बन चुका है पूरे प्रदेश के अंदर। इलेक्शन होगी, मशीनें जो है वो उससे वोट पड़ जाएंगे, सारा तामझाम समेट लिया जाएगा और उसके बाद आप 3 या 4 दिनों के बाद कहेंगे इतने लाख वोट बढ़ गए। ये पहली बात। दूसरा, आपने सवाल उठाया, ये अक्सर कांग्रेस से पूछा जाता है कि भाई जब आप सत्ता में थे तो आपने इतनी बार सरकारों को टॉपल किया। पहले तो तुलनात्मक ढंग से ये देखिए कि कांग्रेस इस देश की वो विपक्षी जमात है जिसने करीब करीब 6 दशकों तक इस देश को नया आकार देने में अपनी भूमिका निभाई है, तो एक बहुत बड़ा अंतराल है। दूसरी बात, उसने ये समझिए कि अगर किसी प्रदेश में चुनाव 3 महीने बाद होने हैं और मरकज में बैठी कांग्रेस सरकार 3 महीने पहले चुनाव कर देती है, तो उसको भी गिना जाता है जो है आपने सरकार टॉपल कर दी, डिसिप्लिन की है। तो आंकड़ों के हिसाब से जब आप बात करेंगे विनोद जी, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आज परिस्थितियां ऐसी बन चुकी है कि न केवल ईवीएम पर सवाल है, बल्कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन, मैं तो कहता हूँ केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं, इसको अवेरियस के तौर पर केंचुआ कहता, जो बिना रीढ़ की हड्डी का प्राणी है, जमीन पर रेंगता है, नतमस्तक है सत्ता की ड्यूटी पर, और जो मुंह छिपाता फिर रहा है हर उस सवाल पर। आप मुझे बताइए, जब इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया कि हम रीकाउंटिंग चाहते हैं, 47,300 रुपए एक काउंटिंग सेंटर की फीस होने के बावजूद, तो इलेक्शन कमीशन जवाब देता है मार्क पोलिंग करवा देते हैं। अब मुझे बताइए, ये लोकतंत्र है? मतलब आप रीकाउंटिंग के लिए अप्लाई करते हैं और आपको कहा जाता है कि मार्क पोलिंग करवा के दिखा देते हैं। आज तो स्थिति ये है, विरोधी आखिरी बात कहूंगा, मारवाड़ी गांव महाराष्ट्र का, उसने एक ऐसी करारी शपथ इस देश की सरकार और इस देश के निजाम के मुंह पर मारी है कि उसकी लालिमा अभी भी दिखाई दे रही है। उस गांव ने मारतोड़ करना चाहा था, लेकिन आपने वो नहीं करने दिया। ट्रकों में भरकर पुलिस भेज दी, क्यों? क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी जाती। 5 लाख से ज्यादा वोट पड़े हैं महाराष्ट्र में। कुल वोट जो पड़े और जो वोट ईवीएम में दर्ज किए, 5 लाख का अंतर है। कोई जवाब है? चलिए जगदीप जी, वाईबी शर्मा जी फॉर्मर चैम्बर प्रेसिडेंट, बड़े नेता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाईबी शर्मा जी, जगदीप जी का कहना है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, जो वोट बढ़ते हैं, कहते हैं भरोसा ही नहीं है इस सरकार पर। 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या, इनका कहना है कि 1 नेशन नो इलेक्शन भाजपा ये चाहती है। जी वाईबी शर्मा जी।
देखिए सर, बात ऐसे है कि ये जो बात वन नेशन वन इलेक्शन के मुतल्लक पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से, बल्कि मैं कहूँगा 3-4 साल से पब्लिक डोमेन में प्रेस में ये बात डिस्कस हो रही है और दोनों तरह के व्यूज जो है पेपर्स में आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस हमारी हुकूमत और वो लोग, तमाम लोग जिन्होंने इसको नापा तोला और समझ के ये कहा कि अगर एक ही वक्त पे ये सारा करवाया जाए तो वो देश के लिए बड़ा हितकारी होगा, क्योंकि उनका कहना ये है कि पूरा देश हर रोज हर वक्त इलेक्शन मोड में रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी हुकूमत ये चाहती है कि लोकसभा की और असेंबली के इलेक्शन को एक दफे करवाया जाए, ये इट्स ए पॉलिसी मैटर एंड दिस पॉलिसी विल बी फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। और ये 1 महीना जो 2 महीने के लिए जो पूरा देश है वो एक इलेक्शन मोड में होगा। इलेक्शन जब हो जाएंगे then the entire nation gets sufficient time to work on practical matters. Otherwise, what happens कि लोग पॉलिसी मैटर्स जो होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं ये समझता हूँ ये हमारी कैबिनेट, हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सोच होती है, पहले उसको पब्लिक डोमेन में डाला और लोगों की राय इस पे हासिल की गई। और मैं आज ये कह सकता हूँ बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कि जितने भी इसके ऊपर आर्टिकल आए, जो लोग सारी पॉलिटिकल सीन को बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं, उनका ये कहना जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि अगर एक ही वक्त पे इलेक्शन करवाए जाए, उससे देश में जो माहौल इलेक्शन का रहेगा वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रहेगा और उसके बाद पूरे देश में अच्छे ढंग से कामकाज किया जा सकेगा। और जो इमरजेंसीज होती हैं, लाइफ में इमरजेंसीज अराइज होती हैं, अगर इमरजेंसीज अराइज होती हैं तो उन इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देश एक्ट करते हैं। और मैं इस बात को आई होल्ड बिलीव फॉर दैट वन नेशन वन इलेक्शन विल गो अ लॉन्ग वे अल्टीमेटली टू एंड विल प्रूव। लेकिन शर्मा साहब उनका आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बहुत सारे वोट बाद में बढ़े हैं। उनको डाउट लगता है कि एक साथ इलेक्शन करवा करके कुछ ज्यादा खेला आप कर लोगे ईवीएम में। उनका ये आरोप है कांग्रेस का। कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल से बतौर जब विपक्ष की कोई स्टेज जब जीत जाते हैं तब इन्होंने ईवीएम का कभी क्वेश्चन नहीं उठाया, और जब कोई बात थोड़ी सी उनके अगेंस्ट होती है तो ईवीएम को इशू बनाते हैं। देखिए बात यूं है, बात तो प्रूव करने से होगी भाई ये बात ऐसे है। जब आप पास हो जाए जिंदाबाद, जब आप फेल हो जाए तो आप मुर्दाबाद। ये कहाँ का तरीकाकार है? ये तरीकाकार तो ये है कि थिंग्स हैव टू बी डिसाइडेड ऑन पॉलिसी मैटर्स बाय लॉजिक, बाय होल्डिंग डिस्कशन। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने इस वक्त ये कहना कि नंबर बढ़ा दिया, नंबर को कम कर दिया, ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई हैं। इन तमाम बातों का जवाब जो है पब्लिक डोमेन में है, लेकिन एक अच्छी चीज को रोकना, क्योंकि ये जो होगा वन नेशन वन इलेक्शन, जिससे पॉलिसी मैटर्स दैट्स गोइंग टू बी विद अस फॉर ऑल द टाइम्स टू कम, और हमारे देश के लिए हितकारी होगा। लेकिन शर्मा साहब ये हमारी भौगोलिक परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं है कि एक साथ इलेक्शन करवाए जाएं। जोग्राफिकल कंडीशन जिसको हम बोलते हैं वो फिट नहीं बैठते हैं। समझता हूँ कि अगर इफ यू गो बैक, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग द ईयर, इट वाज बिफोर 1964, ऑल द इलेक्शंस वर कंडक्टेड एट द सेम टाइम। मैंने आपसे ये भी कहा है अगर कहीं जगह कोई इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी को टैकल करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं। और लेकिन ये एक बात कहना कि भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं और इस आर्ग्यूमेंट को इस ढंग से पेश करना, जैसे ये आर्ग्यूमेंट तमाम लोग भौगोलिक परिस्थितियों के मतलब कहेंगे भाई हाँ जी हमारी ऐसी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बात का जवाब मिलता है। कोई इमरजेंसी अराइज होती है, उसको टैकल करने के लिए एप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम चाहते हैं कि देश का जो कामकाज है वो डिटर्म नहीं होना चाहिए। देश की जो डेवलपमेंट 5 साल के लिए करनी है उसके लिए मतवाता सबको टाइम मिलना चाहिए। सेंटर से पैसा स्टेट में आए और
पूरा सेंटर अपने पैसों को इस्तेमाल देश की प्रगति और देश के विकास के लिए उसके पास टाइम होना चाहिए। आपने सबने देखा होगा पिछले सालों में कई दफे कोई ना कोई स्टेट इलेक्शन के मोड में होती है, तो हमारी लीडरशिप जो है, कहीं की भी लीडरशिप जो है, उसको दूसरी स्टेट में आना जाना पड़ता है। चलिए दिनेश जी, एडवोकेट दिनेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपकी क्या राय है? नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सी लाइन टो कर रही है ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के? दिनेश जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। दिनेश जी, आपकी आवाज आप अनम्यूट कीजिए। दिनेश जी, आपकी फोन आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है, इसको अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी 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 हाँ जी जी, सवाल मैंने पूछ सर, लिया। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हाई लेवल कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सितंबर 2003 में एक कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। उस वक्त उन्होंने कहा कि इसको एग्जामिन किया जाए, वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें जनाब मैं ये कहूंगा कि पब्लिक डोमेन में भी ये फेंका गया कि लोगों के व्यूज इनवाइट किए गए। ड्यूरिंग कंसल्टेशन प्रोसेस वन नेशन वन इलेक्शन 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्टेड द आइडिया, और सिर्फ 15 पार्टीज जो थी उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। और 7th लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर जो है, तो बोलते हैं सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, सब ने हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। और उसी आजादी की लड़ाई से एक आवाज उभरी जो हमारी देश की आवाज थी। वो आवाज भी आज हमारा संविधान है। साहस की आवाज थी, हमारी आजादी की आवाज थी, और उसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखा और बनाया। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आजाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने के जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो जोत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस जोत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये जोत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी। उम्मीद और आशा की ये जोत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई, उसे जलाकर मार डाला था। वो शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार बार बलात्कार हुआ और फिर जब वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गई तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतती।
मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया, अगले जिले में जाना पड़ा उसे। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले जिले में ट्रेन से जाती। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। क्या करो? अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान में दी। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा, लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये
ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखे। इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना से, सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चला लेंगे, मंगलसूत्र चला लेंगे। इनका ये जवाब था, ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने ACL, BHEL, SAL, जेल, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियां बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं।
जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसको लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1930 में क्या हुआ, तब हुआ, मोदी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। तो सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है, हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा होती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वे रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार में देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जाएगा। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से शेयर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा।
चलो जी, जो रखे बसालू को हर समय से गोल्डी मसाले। जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे पति हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख नहीं रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहाँ भाईचारा और अपनापन होता था, जहाँ हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच किया था, वहाँ शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए, देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। जहाँ खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया। सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई, तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कहते उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है।
इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ काट बांट कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं, चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने। महोदय, मैं तो सदन में नहीं हूँ। महोदय, जनता में बहुत विवेक है, ये सही है। अच्छा महोदय, मैं सदन में नहीं हूँ, कुछ ठीक है, मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए शायद 10 मिनट के लिए दिखते हैं। बात यह है अध्यक्ष महोदय जी कि ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसको बनाने वाले देश के किसान, जवान, देश के करोड़ों मजदूर और गरीब जनता है। संविधान इनको साहस देता है, मेहनती मिडिल क्लास है, और इस देश के जो करोड़ों हैं, जहां सत्ता पक्ष से माननीय रक्षा मंत्री जी, उन्होंने अपनी बात रखी। अभी अभी कांग्रेस पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद, उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले लाखों लाख लोग जो भारत देश की आजादी में जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी, देश आजाद हुआ। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और तमाम हमारे वरिष्ठ लोगों ने इस संविधान को देने का काम किया। मैं उनको याद करने के साथ साथ जो आज 13 तारीख, जिस दिन हम आप सदन में बैठे हैं, एक ऐसी घटना घटी थी, अगर उस समय सुरक्षा कर्मियों ने अपनी सूझबूझ के साथ
बहादुरी और साहस के साथ अगर उन आतंकवादियों को मुकाबला न किया होता तो हमारे देश के बहुत से महत्वपूर्ण नेता जो उस समय सदन में थे, न जाने क्या परिस्थिति बनती। मैं उन बहादुर जिनकी जान की उनका याद करता हूं, वहीं श्रद्धांजलि भी देता हूं। मैं संविधान की चर्चा पे जहां खड़ा हुआ हूं, मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिन्होंने संविधान को देने का काम किया। हमारा संविधान जो तैयार हुआ है उनकी प्रबुद्ध दृष्टि का परिणाम है कि हमारे पास न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक महान संविधान हमें मिला है। भारत राज्यों का एक संघ है और हमें विविधता में एकता पर गर्व है। ये हमारा संविधान ही है जिसने भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक और जातीय विविधता वाले हमारे देश को एक साथ रखा है। ये संविधान डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि हम उसके अनुसार कैसे काम करते हैं। ये देखना है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि इस महान देश का शासन हमारे संविधान में निहित उच्च सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैंने तो संविधान निर्माण का दायित्व बहिष्कृत वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिया है। ये वही संविधान है जो समय समय पर हमारा रक्षा कवच बनता है। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए मैं ये हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए और खासकर पीढ़ियों के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। संविधान ही लोकतंत्र की प्राणवायु है। और जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना शानदार अच्छा संविधान दिया, वहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने भी सत्ता पक्ष से वो बात रखी और कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस संविधान पर लगभग 75 वर्ष में के बाद भारत की संसद में फिर चर्चा हो रही है। मैं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात को रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट उल्लेख है प्रस्तावना में। मैं प्रारंभ करता हूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी ढंग से लोकतांत्रिक गणराज्य से। आज अध्यक्ष जी, सीमाओं की रक्षा करना संप्रभु का प्रथम कर्तव्य है। और अध्यक्ष महोदय, जिस देश की सीमाओं की सुरक्षा में जहां पर समय समय पर सेंध लगती हो, और हमारे माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। हमारे संसदीय मंत्री
राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन के बिल्कुल बगल में रहते हैं। अध्यक्ष मोदी ये जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं, न जाने कितना वहां पर गांव की तरह घर बसा दिए गए हैं। लद्दाख की तरफ अभी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। हम अपनी सीमा नहीं पीछे हटे हैं, और चीन जो हमारी सीमा में अंदर आ गई थी वो हमारी सीमाओं से ही आंशिक रूप से पीछे हटी है। और अध्यक्ष महोदय, उस सीमा के पास एक रिजांगला मेमोरियल बना था। हमारे सरकार के लोग ये जानते होंगे कि जिस समय ये बात उठी लद्दाख को लेकर के, उस रिजांगला के मेमोरियल को तोड़ दिया गया। आज वो रिजांगला मेमोरियल वहां नहीं है, और उस लड़ाई के लिए अध्यक्ष महोदय हमारी फौज के लिए कहा गया था कि हमारी वो बहादुर फौज है अध्यक्ष महोदय, यही तो फर्क है, कहां पर था कहां पर बना। और अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बताना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, मंत्री जानते होंगे, मंत्री जी, केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी और पड़ोसी देश में क्या क्या नहीं कहा गया। और वो समय आएगा जब हमें मानसरोवर और कैलाश पर्वत पर जाने के लिए भी वो देश हमें रोकने लगेगा। तो हमारी आज 75 साल बाद सीमाएं कितनी सुरक्षित है? क्या लद्दाख यही कर नहीं तो गलत है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਮਰ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। मैं एग्जाम्पल दे देना, जो कोई नलका खड़ा है, पानी नहीं है, पहले वो आप बाहरों पानी पाने, उपरों पाने 4-5 डब्बे, फिर उन्होंने गेटते हैं, फिर वो पानी चक लेंदा, पर पहला तो उही पानी आता जो पाया। शुरू की आके मनीष सिसोदिया जी ने भेजे थे जो, सो अगले बैच भी भेजांगे कि जिथे जिथे सानू मौका मिलू कि चंगी चीज सीखण का। कोई बजट का सिक्ख्या वास्ते असीं कोई बजट की शिक्षा नहीं लाउंदे, क्योंकि विद्या विचारी तो परोपकारी है ना। सो बहुत सारे टीचर्स की भर्ती करने हैं जी। हुण सिस्टम इस तरह का, तुम जो ट्रेनिंग की गल करते हो भी हैप्पी ने क्लासा, इत्थे टीचर को पहला टैंकियां चढ़ना पैंदा, फिर उन्होंने लाठीचार्ज होंदा है, फिर सट्टां पाईदियां, फिर किते जाके कई सालों बाद किते जाके उन्होंने मौका मिलता। वो तो भुल ही जा काहदा जॉय, काहदा स्ट्रैस, वो तो सारा स्ट्रैस आप ले फिरदे हुंदे हो। सो इस करके मैं चाहना कि टीचर तो घट्टो घट्ट बेफिक्र होवे ना, अपनी तनख्वाह वाले पासों भी, आर्थिकता वाले पासों भी, और अपनी जॉब की सैटिस्फैक्शन भी। हाँ, मैनू जो मैं बनना चाहता मैं वही बनया। नहीं तो इतने की है सर्टिफिकेट कुछ होर है, कुछ होर बनना चाहते सी, बन गए कुछ होर, उस जॉब च मन ही नहीं लगता। वो किसी जंगल के विच खरगोश की नौकरी निकली भी, खरगोश काम करूगा, उत्थे एक रिक्शा वड़िया उन्होंने को, कहना यार मैनू दे दो नौकरी। वो कहते